सुबह। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है वो आगे मूव करेगी सी प्लस प्लस के नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है। सी में हमने कल जो स्टडी किया वो हमने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, और आज हम उसके आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपको स्क्रीन शेयर होगी। जी सर। तो हमारे पास ये एक टर्बो सी कंपाइलर है जो ट्रेडिशनल कंपाइलर है, जिस पे सबसे पहले वर्क होता था। इस पे हमारे पास कुछ मेन्यूज़ रहते हैं: फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडोज़ एंड हेल्प। ज़्यादा करके स्टूडेंट्स जनरली जो है वो कंपाइलर्स पे वर्क ज़रूर करते हैं, लेकिन कंपाइलर्स की ऑप्शंस पे कभी वर्क नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो टूल बार, ऑप्शंस और इन सब इंटरफेसेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर मेन्यू दिया गया है उसमें हमारे पास फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, ये सब इंफॉर्मेशन लिखी गई। हम डॉस बॉक्स 0.74 वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो टर्बो सी का डॉस बॉक्स वर्जन है, जो 64 बिट विंडोज सपोर्टेड होता है। अगर हम इसमें फ़ाइल मेन्यू देखें तो फाइल का जो एफ़ है उसका कलर डिफरेंट नज़र आता है, एडिट का ई डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, सर्च का एस डिफरेंट कलर से। इसी तरह सभी मेन्यूज़ में कुछ ना कुछ लेटर डिफरेंट कलर से अपीयर हो रहा है। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि हम इन लेटर्स को यूज़ करके ऑल्ट की के साथ इन मेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। यानी कि आई हैव एन अल्टरनेटिव टू ओपन द मेन्यू with the help of alt key and with the special character that is highlighted inside the menu. So if I press alt F, so what happen? I can open file menu. Similarly, जब हमने ये फाइल मेन्यू ओपन किया तो इसके अंदर जितने मेन्यूज़ हैं उनके भी फर्स्ट लेटर किसी डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू को देखूँ तो न्यू का एन जो है वो डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है। तो इफ़ आई प्रेस एन सिंपली हेयर, सो व्हाट हैपन? आई विल ओपन अ न्यू प्रोग्राम विंडो। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्रामिंग विंडो .cpp एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम फाइल को ओपन करती है। हमारा जो प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं वो .c प्रोग्रामिंग बेस्ड है, तो .cpp का मतलब C++ हुआ। ऊपर यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट पे एक डॉट अपीयर होता है। इस डॉट का सिंपली मीनिंग है अगर आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं? क्लोज़ कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई वांट टू क्लोज दिस फाइल, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस and my file is getting closed. Okay, so similarly on the right hand side you have a arrow pointing towards upside. So ये arrow किसके बारे में representation करता है? that I want to maximize my window. और जब हम आउटपुट जो हमारा मैसेज विंडो होता है, आउटपुट विंडो, उसको मैं शो नहीं करना चाहता तो उस वक्त मैं इस एरो से उसको हाइड कर सकता हूँ। अब ये दोनों काम्स के लिए वी हैव शॉर्टकट्स जो आपको नीचे दिख रहे हैं। आवाज कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। हाँ जी सर, अभी जो आपने बोला अभी कुछ नहीं दिया। ओके मैक्सिमाइज सर। ओके वेट अ सेकेंड। लेट मी मैक्सिमाइज इट। अभी ये इतना भी मैक्सिमाइज नहीं होगा कि स्क्रीन के ऊपर ले आऊँ, बट शायद आपको इस तरह से ज़्यादा। नहीं सर, मैक्सिमाइज के बाद वाला नहीं सुनाई दिया जो आपने कहा ना, बटन के बाद जो है। ओके मतलब जो उसके ठीक है। बाद कट गया। जब हम यहाँ पे क्लोज बटन की बात करते हैं या मैक्सिमाइज़ की बात करते हैं, तब हम ये बात करते हैं कि नीचे हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं आपको दिख रहे हैं, F1 हेल्प, F2 सेव, F3 ओपन, ऑल्ट F9 कंपाइल, तो सब मेन्यूज़ नीचे अपीयर होते हैं। अगर F3 का मतलब ओपन है तो F3 का अल्टरनेटिव क्या होगा? क्लोज होगा। तो अगर F3 मेरा ओपन है तो ऑल्ट F3 मेरा क्लोज होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो करंट प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। सो वी नीड नॉट टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, वी डिज नॉट नीड टू क्रैम ईच एंड एवरीथिंग, वी जस्ट रिलेट द थिंग्स विद ईच अदर सो दैट वी कैन क्रिएट शॉर्टकट्स ऑफ आवर ओन सेल्फ, है ना। तो ये शॉर्टकट्स वहाँ पे जिसने भी बनाए उसने भी कुछ ऐसे ही ब्रेन मैपिंग करके बनाए होंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पे 1:1 दिख रहा है, इसका मतलब हमने
एक प्रोग्रामिंग विंडो में 1 रो 1 कॉलम पे वर्क कर रहे हैं। इस विंडो में हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे के ऊपर इस वक्त पॉइंटेड हैं। अगर मैं इसके आगे मूव करूं तो हमारी जो रो है दैट इज़ सेम, लेकिन हमारे कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। व्हेन आई मूव टू नेक्स्ट रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। गेटिंग इट? ये समझ रहे हो आप? तो नीचे ये इस तरह से वैल्यूज़ वहाँ पे चलती है। नाउ व्हाट वी राइट हियर इज़ हैश इंक्लूड। व्हेन वी राइट दिस हैश इंक्लूड, दैट मीन्स वी रेफर्ड टू सम फाइल्स इनसाइड द इंक्लूड फोल्डर। एज जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि इंक्लूड यहाँ पे एक फोल्डर होता है जो विंडोज़ में टर्बो सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी फोल्डर में रखा है। उसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर हम stdio.h प्लेस करते हैं। अब मैंने कहा था वो हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आपकी stdio.h फाइल सेम फोल्डर के अंदर है तब हम एंगुलर बेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि ये फाइल मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नाउ हियर stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड आर लिंकिंग सेक्शन। इस पार्ट को सी के हम क्या कहेंगे? लिंकिंग सेक्शन पे सबसे पहले हम लिंकिंग करते हैं। ठीक है, नाउ एट दिस टाइम हमने कितनी लाइंस यहाँ पे टाइप की हैं? अगर टोटल में देखूँ तो कितनी लाइन हमने टाइप कर ली है अब? कमेंट सेक्शन को छोड़ के या कमेंट सेक्शन के साथ? इसको बस ये जो लिंकिंग सेक्शन और ये इंक्लूड है, कितनी लाइन टोटल आपको दिख रही है? सर एक लाइन। हमने 2 लाइनें यहाँ पे टाइप की, लिंकिंग सेक्शन एंड हैश इंक्लूड, है ना। 2 लाइंस में हमने डाटा लिखा। ओके, आई थिंक सेक्शन में थोड़ा स्पेल गलत कर दिया, तो 2 लाइंस में हमने यहाँ पे डाटा यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, अब जब मैं इसको कंपाइल करूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा Alt F9, और आपको वैसे भी पता होगा कि प्रोग्रामिंग में कंपाइल हम Alt F9 से करते हैं। सो व्हेन आई डू Alt F9, व्हाट हैपन? कितनी लाइंस कंपाइल्ड हो रही हैं? कितनी लाइंस आपको कंपाइल होती दिख रही हैं आप? 300 सर। हाँ, दूसरी तरफ आपको फाइल दिख रहा होगा, फाइल में भी उतनी लाइन दिखेंगी। कितना लिखा है? 310 सर। तो हमने कितनी लाइंस ये लिखी हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं, लेकिन इसके पास कितनी लाइन आ चुकी हैं? 310। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहाँ पे हैश लिखा तो मैंने इसको क्या कहा था? कंपाइल टाइम पे बाइंड करना, यानी कि द मोमेंट यू आर टाइपिंग द लाइन, ये उसी वक्त ही उसकी फाइल में जो भी डाटा पड़ा था वो फेच करके आपके प्रोग्राम में ला चुका है। यानी कि इस वक्त आपकी stdio.h की जो भी कमांड्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इज देयर। इन TC वी हैव ए फोल्डर नेम्ड इंक्लूड फोल्डर। इज इट विजिबल? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। yes, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका? इंक्लूड yes, फोल्डर। इस फोल्डर को अगर हम खोलें तो इस फोल्डर के अंदर आपको सारी हेडर फाइल दिखेंगी जो सी में यूज़ होती हैं, और टोटल अगर हम आइटम्स देखें तो हमारे पास 91 आइटम्स हैं। सिस को यहाँ से हटा दें, सो वी हैव 90 आइटम्स टोटल। दैट मीन्स हमारे पास टोटल हेडर फाइल सी में कितनी है इस वक्त? 90 हेडर फाइल्स आपको दिख रही हैं, और सबकी एक्सटेंशन है .h। अब हमें देखनी है वो फाइल जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है stdio.h। हियर इट इज़, तो इट इज़ stdio.h। सो इफ वी राइट क्लिक इट एंड वी एडिट दिस फाइल, सो व्हेन वी क्लिक ऑन stdio.h, तो यू कैन सी दिस इज़ योर stdio.h, जिसकी हेडर फाइल बनाई गई है 1987-1991 में बॉरलैंड इंटरनेशनल में के पास इसका कॉपीराइट है, जिसने इसको डेवलप किया। तो इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग लिखी गई है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। ये नोट की शुरुआत की थी ये सारी चीज़ की। सॉरी सर ये नोटपैड से ये नोट सर ये नोटपैड से नहीं, आप अपने प्रोग्राम को नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज वो सिंपल सोर्स कोड होता है, वो टेक्स्ट कोड है। तो सिंपल सोर्स कोड आपका नोटपैड में खुल जाता है, बिकॉज नोटपैड सपोर्ट टेक्स्ट फाइल्स, है ना। तो आपका जो आप लिखते भी हो वो भी एक टेक्स्ट है, दैट्स व्हाई यू कैन ओपन योर फाइल इन नोटपैड। ओके सर। अब हमने stdio.h मेजर पर्पस हमारा क्या था कि हम किसके लिए यूज़ करते? printf और scanf के लिए। So when I press Control F, when I want to find where is printf, so if I find next, so what we get is printf। एक f printf भी होता है, but you can see this printf। ठीक है, इस printf में आपको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसके आगे लिखा गया है int, यानी कि ये एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करता है इंटीजर। इंटीजर बेसिकली एक नंबर होता है जो हमें printf वापस करता है
किसको वापस करता होगा ये? कंपाइलर को। कंपाइलर को जनरली क्या वापस करता होगा कि कितने करेक्टर्स प्रिंट करने हैं, क्योंकि लेट अस सपोज अगर आपको एक करेक्टर प्रिंट करना है तो आप सिंपली कर दोगे, प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास 50 करेक्टर तो आप लूप से करोगे, तो इसके लिए लूप चलाने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स पता होना जरूरी है। तो इसीलिए प्रिंटफ कंपाइलर को इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है कि कितने करेक्टर्स प्रिंट करने हैं। अंडरस्कोर सी डेक्लेरेशन का मतलब है ये कंपाइलर के लिए यूज़ हो रहा है, कंपाइलर डेक्लेरेशन है। प्रिंटफ यानी कि प्रिंट फंक्शन है। कॉन्स्ट करेक्टर स्टार, इसका मतलब है ये यहाँ पे कांस्टेंट करेक्टर्स आप डालते हो, यानी कि आप डबल कोट्स में आप जितने मर्जी करेक्टर्स डाल सकते हो। अंडरस्कोर फॉर्मेट का मतलब है इसके साथ आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगा सकते हो। कॉमा के बाद ट्रिपल डॉट है। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है एलिप्सिस, जिसका मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट्स इसके आगे डाले जा सकते हैं उसकी सेम नेचर के, यानी कि कॉमा कॉमा करके आप जितने मर्जी फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते चाहिए। ये समझ आ गया आपको? इतना सा सिंड की अपनी बॉडी होती है और इसके अंदर अब हम लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या कहता था? इट रिटर्न्स व्हाट? इट रिटर्न्स इंटीजर। सो इफ आई राइट प्रिंट एफ, है ना। और इस प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या होता है कि हम डबल कोट्स में हेलो लिख देते हैं। आई थिंक आपने इतनी प्रोग्रामिंग की होगी कि आपने प्रिंटफ का वर्क कर लिया होगा, ठीक है? हाँ जी सर। तो अब हमने प्रिंटफ में क्या लिखा? हेलो। So when I compiled this program, when I do this, before compiling this program, my major priority is, as I am a programmer, so our first priority as a computer operator and a programmer is that we need to save the program. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। सेव के लिए you can press F2. So when you press F2, the save window appears और यहाँ पे आप प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं। Whatever name is like intro.c, मैंने इसको नेम दे दिया intro.c। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम अब हो चुका है सेव। इससे आपके जनरली वार्निंग्स वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि CPP प्रोग्राम है तो वो सी आउट सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे वो एरर दे सकता था। सो इफ़ आई कंपाइल दिस प्रोग्राम देयर इज़ नो सच वार्निंग। लाइन कितनी हो चुकी हैं? 319, बिकॉज हमने उस प्रिंटफ के बाद काफ़ी स्पेसिस भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब जब हमने ये 319 लाइन देखी हैं, अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ से, तो जब हम रन करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन हमें इसकी आउटपुट नहीं दिखी है, बिकॉज मैंने कहा था कि सी दो फीचर्स अडॉप्ट करती है, लो लेवल से फास्ट एग्जीक्यूशन और हाई लेवल से फास्ट डिबगिंग। तो इस केस में फास्ट एग्जीक्यूशन हुई तो आपकी आई ब्लिंक होने से पहले आउटपुट आ चुकी है। अब वो आउटपुट किस स्क्रीन पर आती है? उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। जिस स्क्रीन पे आपकी आउटपुट आती है उसको कहा जाता है कंसोल, यानी कि जो आप ब्लैक विंडो देखते हो जिसको आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी खोलते हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंसोल कहेंगे। तो यानी कि उसको दूसरे वर्ड में हम कहेंगे आउटपुट विंडो, या एक और वर्ड मैं उसको कह सकता हूँ आपको, यूज़र विंडो, यानी कि जहाँ पे मुझे वो रिज़ल्ट आने वाला है। तो अगर आप इसकी इस सी में ध्यान से देखो तो इसके ऊपर बहुत सारे मेन्यूज़ में एक मेन्यू बना हुआ है जिसका नाम है विंडो इटसेल्फ। दिख रहा है आपको ऊपर एक मेन्यू ना, विंडो। तो उस पर जाने के लिए हम ऑल्ट W प्रेस करते हैं। तो ऑल्ट W में देखिए आपको कहीं यूज़र स्क्रीन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यूज़र स्क्रीन बेसिकली क्या है? वही विंडो है जिसके ऊपर आपकी आउटपुट आती है। तो हम ऑल्ट F5 दबा के वो आउटपुट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट आ चुकी है। यहाँ तक कोई इशू आपको क्लियर है? चलिए अब चलते हैं कि प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है, इसका क्या मतलब है। लेट अस सपोज इस हेलो के बाद मैं फिर से लिख देता हूँ प्रिंटफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका नाम, लिख देता हूँ कमल, ठीक है। और इस प्रिंटफ को मैं बंद कर देता हूँ। क्या अब ये एरर है या प्रोग्राम चलेगा? सर सिंटैक्स एरर। ठीक है, कमल भी कुछ कहेंगे? सर सिंटैक्स एरर। पता नहीं। ओके चलिए, तो अब हम क्या रन कर रहे हैं? पता नहीं। हेलो। तो अब हम इस प्रिंटफ को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं %d, ओके, एंड वी कैन राइट इनसाइड डबल कोट्स, और यू कैन सिंपली राइट विदाउट डबल कोट्स, इट्स वर्क्स ऑलवेज, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती है, यानी कि इधर से इस तरफ की ओर। कभी भी आपने अपने सी प्रोग्राम की आउटपुट इधर से इधर को नहीं देनी है।
यानी कि हमेशा राइट से लेफ़्ट को उसको एनालाइज करना है। बिकॉज अगर आप लिखते हो a इज़ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि 10 मैंने किसको असाइन कर दिए, a को, बिकॉज इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सो आई विल से कि 10 वैल्यू मैंने असाइन की है a को, तो हमेशा राइट से पढ़ना है। तो सबसे पहले राइट से पढ़ेंगे, तो राइट से सबसे पहले कौन सा प्रिंट एफ आया, दिस वन। क्या प्रिंट एफ में लिखा है, कमल, तो कमल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। दूसरे प्रिंट एफ ने क्या कहा है कि परसेंटेज डी प्रिंट करना है, यानी कि जो ये प्रिंट एफ नंबर लेके आएगा उसको प्रिंट करना है। इस प्रिंट एफ के पास क्या नाम है, कमल। कितने करेक्टर हैं इस नाम में, 5 करेक्टर्स। तो हमारे परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, 5। तो पहले कमल प्रिंट होगा और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। लेट अस रन दिस। चलिए, इसने सिंटैक्स एरर दे दिया है, लेकिन हम इसको रन कर सकते हैं। सर सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट आपने जहाँ क्लोज किया उसके बाद। सर सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट आपने जहाँ क्लोज किया उसके बाद है पॉइंट। नहीं, इसका एरर यहाँ पे सर जहाँ पे आपका अभी बिकॉज प्रिंट है एफ जो point। जितनी ब्रेसेस आप स्टार्ट करते हो उतनी आपको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ और एरर हमारे पास दे रहा है, और वो एरर हो सकता है कि हम यूँ प्रिंट में लेंगे, क्योंकि जब हम आउटपुट प्रिंट एफ में लेते हैं तब हमें डबल कोट्स में ही देनी पड़ती है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। सो वी हैव 1 एरर बिकॉज ए हमने यूज़ नहीं किया। सो ऑल्ट F9 वी हैव 0 एरर। सो वी कैन रन दिस प्रोग्राम एंड वी कैन गेट द आउटपुट थ्रू ऑल्ट F5 एंड व्हाट यू कैन सी, हेलो कमल 5। हेलो क्यों आया है, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस आउटपुट इस विंडो पे थी वो अभी भी वही है, वो क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए आप क्या लगाते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाते हैं। क्लियर स्क्रीन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन, तो क्लियर स्क्रीन बेसिकली अब जो हमारा फंक्शन है किसको क्लियर कर रहा है, कंसोल को क्लियर कर रहा है। तो ये फंक्शन जो डील करता है किसके साथ डील करता है, कंसोल के साथ करता है। यानी कि ये फंक्शन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आता है। तो इसीलिए इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ होगी जिसका नाम होगा हैश इंक्लूड conio.h। इसीलिए आप एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो conio.h, बिकॉज conio.h के अंदर क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन रखी गई है। तो जैसे ही मैंने conio.h लगाया तो इसका मतलब जो हेडर फाइल conio.h है इसकी भी सारी लाइन उठा के इस प्रोग्राम में आ चुकी होंगी। सो लेट अस कंपाइल दिस, सो वी कैन सी 469 लाइन्स राइट नाउ। ठीक है, तो इसका मतलब उसका भी जो कोड रिक्वायर्ड था वो इस प्रोग्राम में एम्बेड हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर रहे थे तो हमारे पास क्लियर स्क्रीन लगाया, तो वी कैन गेट द आउटपुट थ्रू ऑल्ट F5 एंड वी कैन चेक द आउटपुट कमल 5। तो printf रिटर्न क्या करता है, आपके पास इंटीजर रिटर्न करता है। क्लियर? अगर प्रोग्रामिंग में इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले तो यू मस्ट हैव आंसर कि कैसे उसकी आउटपुट को देना है। सर एक क्वेश्चन था, जी जी, यहाँ पे जो एस का कैरेक्टर्स के हिसाब से जो सर एक क्वेश्चन था, यहाँ पे जो एस का कैरेक्टर्स के हिसाब से जो वैल्यू असाइन होती है 65 से लेके आगे तक जो उससे वैल्यू भूल नहीं, अगर मैंने वो नहीं होनी चाहिए अगर थी मैंने सर यूं हर लिखा है printf कमल की जगह उसमें तो हर क्या आउटपुट दोगे आप, स्काई हर वैल्यू या कैरेक्टर की कमल? जगह कमल। हाँ, तो अब भी आपका क्वेश्चन सेम रहना चाहिए, बिकॉज इसकी जगह तो सर, इसकी स्काई कमल। वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन कम printf का काम क्या है, जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वही प्रिंट करता है वो। ठीक है, लेकिन जब आपने इसके बाहर एक और printf यूज़ किया था, ठीक है, आपने जब बाहर ये printf यूज़ किया तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान आपने उसको परसेंटेज डी स्पेसिफाई किया, क्योंकि जब हम printf से आउटपुट लेते हैं, अगर आपने आउटपुट वाला प्रोग्राम किया है कोई printf का, तो आप लिखते हैं printf a इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए। सो व्हाट हैपन हियर कि a की जो a में वेरिएबल में वैल्यू है वो किस में आ जाती है, इस परसेंटेज d की जगह प्रिंट हो जाती है। यही होता है। तो अभी इस परसेंटेज d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो ये पूरा printf है। ये पूरा printf क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये अस्काई नहीं रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कंपाइलर को कितने करेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो इसीलिए कमल में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स थे वही परसेंटेज d की जगह प्रिंट हुए। ओके सर अगर हमें एस का कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना हो कमल को, हाँ हाँ, तो सर अगर हमें एस का कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना हो जब कमल ब्रैकेट्स जब हटा देंगे, नहीं, तो आप उसको कमल कैसे जब इसमें यूज करोगे करेंगे, कैरेक्टर्स में, हम सारे तो ब्रैकेट्स आपको हटा कमल देंगे। जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग है।
ठीक है, तो स्ट्रिंग को आपको सिंगल बाय सिंगल करेक्टर स्काई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास टोटल कमल की स्काई वैल्यू रिलेट कर पाओगे आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कैर ए इज इक्वल टू सिंगल कोट्स बी, अब मैं काफ़ी आगे चला गया वैसे प्रोग्रामिंग में, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। नो ए इज़ व्हाट, ए इज़ ए करेक्टर बट आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट एज ए इंटीजर। अब जब हम ऐसे फोर्स करते हैं कंपाइलर को, तो कंपाइलर क्या कर देता है, आपकी छोटी जो डाटा टाइप होती है उसको हमेशा बिगर डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन आगे वाले चैप्टर्स में कहते हैं। यानी कि टाइप कन्वर्जन आता है उसमें इम्प्लिसिट आता है, तो उसका मतलब होता है लोअर डाटा टाइप ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिगर डाटा टाइप। नो करेक्टर इज ऑफ 1 बाइट, इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट्स, सो व्हाट हैपन इन दिस केस, इट विल गेट कन्वर्टेड। सो जब ए कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा, so it this the result of this program will be 97, that is the ASCII value of A. Okay, so if we run this program, basically हमें क्लियर स्क्रीन नीचे करना पड़ेगा बिकॉज सी में आप एनीवेयर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, सो वी नीड टू पेंट इट बिलो दिस, है ना। तो यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। सो वी रन दिस प्रोग्राम, वी गेट द आउटपुट 98 बिकॉज वी आर प्रिंटिंग बी। अगर हम ए प्रिंट कर रहे हो तो इट विल बी 97, कैपिटल ए विल बी 65, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर इज ऑफ 32 एंड 32 इज द स्काई करेक्टर ऑफ शिफ्ट और कैप्स लॉक। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका प्रिंट एफ के बारे में थोड़ा सा चैप्टर, जिसमें हमने ये रीड किया कि प्रिंट एफ आपका इंटीजर रिटर्न करता है एंड वी कैन सिंपली पुट हेलो। नो व्हाट हैपन इफ I have some function right here like getch, or we have clear screen. Huh? Now, what is the purpose of clear screen? Clear screen purpose is to clear what? Sir, console. To clear the console. That is the sole purpose of clear screen. Sir, but it totally console. dependent upon you कि आप उसको कहाँ लगाते हो। ये क्लियर स्क्रीन मैं प्रिंट एफ हेलो के बाद भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी आउटपुट क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। तो क्लियर स्क्रीन का बेसिक पर्पस होता है सिर्फ स्क्रीन को क्लियर करना। कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, मसाले दिए गए हैं, आप क्या बनाना चाहते हो, टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। नाउ व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली रन होता है, लेकिन हमें आउटपुट अपीयर नहीं हो पाते बिकॉज सी प्रोग्राम बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करती है। तो उसके लिए हम सी प्रोग्रामिंग में एक ट्रिक यूज़ करते थे, जिसमें हम यूज़ कर लेते थे गेट सी एच। नो व्हाट इज़ गेट सी एच? गेट सी एच इज़ बेसिकली यूज टू गेट्स करेक्टर फ्रॉम द कंसोल। किससे लेते हैं करेक्टर? कंसोल से लेते हैं, राइट। तो अगर हम ये गेट सी एच लेते हैं, तो अगर हम अब कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, हम ये कहते हैं कि गेट सी एच से स्क्रीन रुक जाती है। अगर आपने कहीं लोकल डेफिनेशंस पढ़ी है तो ऐसा ही कहोगे ना कि गेट सी एच से हमारी स्क्रीन रुक जाए, पर गेट सी एच का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि स्क्रीन रोकने का, इसका कोई पर्पस नहीं है। इसका पर्पस है स्क्रीन से करेक्टर लेना, लेकिन वो हमारी चालाकी है, क्योंकि ये अभी देखो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जितनी देर ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जब तक मैं इसको इनपुट नहीं दूंगा ये अपना काम ख़त्म नहीं करेगा, तो उतनी देर में मैं अपनी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो गेट सी एच का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आपकी स्क्रीन को रोकना। आपका स्कैन एफ भी यही काम करता है, जब तक आप उसको भी इनपुट नहीं दोगे वो भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। लेकिन स्कैन एफ में हमें वेरिएबल चाहिए साथ में, क्योंकि उसके लिए अगर इनपुट लेनी है तो हमें वेरिएबल बताना पड़ेगा किस में वैल्यू डालनी है। लेकिन गेट सी एच एक ऐसा है जो बिना वेरिएबल बताए भी करेक्टर मांग सकता है, तो इसके बहाने से स्क्रीन रुकी और मैंने अपना हेलो वहाँ पे देख लिया। इफ़ आई प्रेस एनी करेक्टर आर फ्रॉम द कीबोर्ड आई विल गेट एग्जिट फ्रॉम द स्क्रीन एट द सेम टाइम। नाउ इसी के साथ का एक फंक्शन यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया था, आर। सो इफ़ वी चेक अगेन यूज़र स्क्रीन, क्या आर वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ? नहीं प्रिंट हुआ, राइट। लेकिन मैंने यहाँ से आर प्रेस किया था स्क्रीन से बाहर आने के लिए। तो गेट सी एच की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि गेट सी एच गेट्स अ करेक्टर फ्रॉम कंसोल बट डज नॉट इको टू द स्क्रीन या डज नॉट शो इट टू द स्क्रीन। यानी कि ये करेक्टर लेता जरूर है विंडो से, लेकिन उसको विंडो पे शो नहीं करता है। तो अगर मुझे विंडो पे शो करना है तो हमें साथ में लगाना पड़ता है शो करने का करेक्टर, जिसको कहा जाता है ई। ई स्टैंड्स फॉर इको। तो गेट सी एच का ये एक अलग वर्जन आता है, गेट सी एच ई। इसका पर्पस होता है, हाँ जी हाँ जी, अगर हम यहाँ क्लियर स्क्रीन न लगाते हैं और हमारे पास सर, जैसे
अगर हम यहाँ क्लियर स्क्रीन ना लगाते और हमारे पास पहले से जो कंसोल में हमारे पास लिखा होता है वो पढ़ा मतलब रहता, हाँ हाँ तो ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा अब वो जो भी सारा लेट उठा सपोज लाता। मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन हटा ही देता हूँ, ठीक है। आई रन दिस प्रोग्राम, आई अगेन रन दिस प्रोग्राम, आई अगेन रन दिस प्रोग्राम. So what happened in this case? Every time you are running the program, every time you are getting hello, but older outputs वही रहेंगी जो पहले थी. क्लियर है? तो उससे क्या कर रहे हैं हम, ऑल्डर आउटपुट्स यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं. तो Okay, getch स्टैंड्स फॉर इको. इको मीन्स टू शो द करेक्टर ऑन द स्क्रीन. लाइक getch नहीं दिखाता था, लेकिन getch में एक कैपेबिलिटी है कि वो करेक्टर स्क्रीन पे दिखाएगा. सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम अगेन, कंट्रोल F9. टू गेट एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम आई प्रेस S फ्रॉम माई कीबोर्ड. मैंने अभी S प्रेस किया, तो अब मैं S प्रेस करता हूँ, मैं स्क्रीन से बाहर आ जाता हूँ. अब आपको पता है विंडो मेन्यू में यूज़र स्क्रीन हम देख सकते हैं, तो यूज़र स्क्रीन पे वापस जाते हैं एंड व्हाट यू कैन सी नाउ S इज़ ऑन द स्क्रीन. ठीक है, S आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. तो दैट मीन्स ये क्या करता है getch, इट विल इको द करेक्टर टू द स्क्रीन. तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन getch and getch is getch gets the character, getch also gets the character, but getch does not echo it to the screen while getch echo it to the screen. क्लियर है? सर मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो उसको डिस्प्ले करा देगा जो आपने लास्ट सर मतलब हाँ, जो नेक्स्ट last इंस्ट्रक्शन character में मैंने वो press उसको किया था, डिस्प्ले screen पे करा दिखेगा, देगा जो आपने जिससे लास्ट मैंने प्रोग्राम से एग्जीक्यूट किया एग्जिट था। किया था. ये कभी कभार ज़रूरी होता है जब हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करेंगे और हम यूज़र को कहेंगे कि ये प्रेस करो तो ये हो जाए. अगर वहाँ पे getch लगाएंगे तो यूज़र को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी की लास्ट टाइम प्रेस की थी. ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए getch यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन हाँ है जी सर। और मुझे ये पता करना हो कि ये फंक्शन किस हेडर फाइल को बिलोंग कर रहा ओके है, सर। क्या ये conio डॉट का पार्ट है या क्या ये stdio का पार्ट है. पहला तरीका तो ये है कि आपका किस स्क्रीन पे ये काम कर रहा है. getch काम कर रहा है कंसोल के ऊपर, तो किस लाइब्रेरी का पार्ट होगा ये, stdio का या conio का. जी, क्योंकि ये कंसोल इनपुट कंसोल पे सारा काम कर रहा है. तो कौन इसको आएगा दूसरा सर? स्टेप क्या है, इसको चेक करने के लिए आपको लास्ट में एक मेन्यू दिया गया है, हेल्प मेन्यू. तो मैंने कर्सर getch पे रखा एंड डायरेक्टली जंप टू हेल्प मेन्यू, और वहाँ पे आपको एक टॉपिक आता है टॉपिक सर्च. तो मैं इस टॉपिक को सर्च करना चाहता हूँ getch को. सो व्हेन आई प्रेस एंटर, व्हाट हैपन, यू कैन सी ऊपर लिखा गया है conio.h लिखा गया है बड़ा बड़ा. तो यानी कि getch और getch ये दोनों ही conio.h के पार्ट है, और इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर लेटर्स में लिखी गई है. क्या लिखी गई है, getch gets a character from console but does not echo to the screen. getch gets a character from console and echoes to the screen. समझ आ गया आपको ये? तो हम किसी भी टाइम अपनी हेडर फाइल चेक कर सकते हैं. अब मुझे ये पता चल गया हाँ जी कि सर। stdio के अंदर printf होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि stdio के अंदर ऐसे और कितने फंक्शंस पड़े हैं. तो उसके लिए आप stdio.h पे कर्सर रखेंगे, हेल्प में जाएंगे और टॉपिक सर्च करेंगे, तो यू कैन सी द नंबर ऑफ फंक्शन इनसाइड stdio.h. कितने ऐसे फंक्शंस हैं जो stdio अंदर के उस फाइल के अंदर लिखे गए हैं. इसमें से कुछ फंक्शंस आप यूज़ कर चुके हो या यूज़ करने वाले होंगे या यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि printf, scanf, है ना, ये फंक्शंस आप यूज़ करते हो, तो ये सारे stdio के पार्ट हैं. सिमिलरली conio.h के भी अपने फंक्शंस रहते हैं, लाइक getch, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट, गो टू xy, ये सब इसके फंक्शन रहते हैं. आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा अब आप लोगों को, हाँ जी सर। है ना. ये इन डेप्थ प्रोग्रामिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुक्स में नहीं जनरली आपको हाँ जी लिखा हुआ सर। दिखेगा कि किसका क्या पर्पज़ है. वहाँ पे सिंपल डेफिनेशन मिलती है, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक आपको प्रोग्रामिंग का हर हिस्सा समझ नहीं आया, प्रोग्रामिंग आपके ऊपर से हमेशा जाती रहेगी. ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा printf. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी कि अब हम आएंगे scanf के ऊपर. तो ये हमारे पास जो printf का काम था, printf का काम होता है आउटपुट शो करना, यानी कि जो भी हमने आउटपुट लिखी है उसको स्क्रीन पर शो कर देना. लेकिन हमारे पास एक पर्पस प्रोग्रामिंग का रहता है इनपुट लेना. अब इनपुट देने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है वेरिएबल. वेरिएबल दो वर्ड से बना है, वेरी प्लस एबल, राइट. यानी कि जिसके पास एबिलिटी है चेंज होने की, यानी कि वेरिएबल कभी भी फिक्स्ड एंटिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें जो वैल्यू डालूंगा वो परमानेंट हो जाएगी, ये चेंज भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कैसी इंस्ट्रक्शंस आप इसके ऊपर यूज़ कर रहे हो. नाउ
हमारे पास सबसे पहले आता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं इसके और डेप्थ में आऊँगा अभी। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल को नेम को हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में? आइडेंटिफायर। एग्जैक्टली, तो वेरिएबल के नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की पहचान होती है। इसके भी रूल्स होते हैं, पेपर में आ जाते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर। ठीक है, इसमें हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। ये बहुत सारे रूल्स इसमें आप पढ़ोगे। 255 कैरेक्टर्स का टोटल आइडेंटिफायर इतना बड़ा हो सकता है, बिकॉज आपका कैरेक्टर कितना होता है? 1 बाइट का होता है। 1 बाइट का मतलब कितने बिट्स हुए? 8 बिट्स हुए। तो 2⁸ कितना हुआ? 256 हुआ। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ रुक जाएंगे 255 पे। तो यानी कि हमारे टोटल जो आइडेंटिफायर का नाम सबसे बड़ा हो सकता है वो 255 कैरेक्टर का हो सकता है। अब सबसे पहले आती हैं डाटा टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहली डाटा टाइप्स हमारे पास जो आती हैं उनको कहा जाता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यानी कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपके पास रहती हैं इंट, फ्लोट एंड कैर, राइट। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही काम करती है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी है? कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को ऐड करते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराज एंड सो। सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग जो बनी है वो 0 to 9 कैरेक्टर सेट से बनी है, नंबर सेट से। A to Z हमारे पास कैरेक्टर सेट है जो कैपिटल और स्मॉल में दोनों में है, और कुछ स्पेशल सिंबल्स का कैरेक्टर सेट रहता है। ठीक है, जो 0 to 9 हमारे पास सिंबल्स है या जो वर्ड्स हैं, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। वन इज़ नेम्ड एज फ्रैक्शनल एंड वन आर नेम्ड एज नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q फॉर्म में होते हैं, लाइक 5/3। तो ये हमेशा पॉइंट में आंसर आएगा, तो जो पॉइंट्स में रहते हैं उसको फ्रैक्शनल कहा जाता है। नॉन फ्रैक्शनल जिनमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती। तो अब अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो उसको हम F से फ्रैक्शनल कहते हैं और F से ही फ्लोट कहा जाता है। जब नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करते हैं तो उनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं और उनको इंटीजर्स बोला जाता है, और मैथ में भी इनको इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव साइड भी होते हैं और नेगेटिव साइड भी होते हैं, और इंटीजर में पॉइंट्स नहीं होता, इसीलिए इनको परसेंटेज डी यानी कि डेसिमल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं है। अब इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर ये तीनों कीवर्ड्स हैं, तो इसीलिए जब आप प्रोग्रामिंग में इनको लिखते हैं तो इनका कलर आपको वाइट अपीयर होता है, यानी कि ये कीवर्ड्स हैं, और अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये डाटा टाइप का कलर चेंज हो रहा है, तो मतलब मैंने कोई गलती की है। तो अगर अब हमने इंट लिखा है तो इंट का मतलब क्या हुआ? इंटीजर। अब इस इंट से बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे। पहला निकलेगा इसका साइज़ कितना होगा, तो इसका साइज़ कितना होता है? 2 बाइट्स का 32 बिट की विंडो में, और 64 बिट की विंडो में इसका साइज़ 4 बाइट्स तक हो सकता है। पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 32 बिट के होते थे तो 2 बाइट ही माना जाता था, लेकिन क्योंकि अब 64 बिट की विंडोज़ भी आ गई हैं तो वहाँ पे इसका साइज़ 4 बाइट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, नाउ अगर 2 बाइट्स का इसका साइज़ है तो कितनी बिट्स हुई हमारे पास? 16 बिट्स इन टोटल साइज़ हुई। ठीक है, तो हमारे पास सर ये साइज विंडोज के हिसाब से चेंज होता रहेगा, अगर हमारे पास सर ये साइज विंडोज के हिसाब से चेंज होता रहेगा, मतलब अगर हमारे पास बड़ी उसका 128 बाइट्स की आ गई मतलब विंडोज, तो उसके हिसाब से। तो अब हमारे पास अगर 2 बाइट्स का मतलब हुआ कितने? 16 बिट्स। अब बिट्स क्या कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर में? एक 0 और एक 1। तो कितनी बिट्स हुई हमारे पास? टोटल 2। तो कितनी बड़ी वैल्यू इंटीजर होल्ड करेगा? 2 raised to power 16. Now 2 raised to power 16 is 32768. That means the biggest number we can store in integer is 32767. Because हम किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव साइड इसका नंबर्स होंगे तो इसके नेगेटिव साइड भी इसकी वैल्यूज़ होगी। तो टोटल रेंज इंटीजर की कितनी हो जाएगी? -32768. इट विल बी -32767, then in between 0 7, and on this side it will be 8. तो इंटीजर की टोटल रेंज इतनी होती है।
यानी कि नेगेटिव साइड में सबसे छोटा नंबर वो स्टोर कर सकता है 32768 और पॉजिटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है 32767। क्या आपकी प्रोग्रामिंग में इसको कहीं पे डिफ़ाइन किया गया है? क्या इंटीजर का साइज़ कहीं पे डिफ़ाइन किया गया है? क्या आपको ऐसा पता है? सर एक बार रिपीट कर दो, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? इंटीजर का साइज हमने यहाँ पे कहा, सर इंटीजर में एक मैक्सिमम बार नंबर रिपीट स्टोर कर होता दो, है क्या क्वेश्चन पूछा आपने, ये 32768। समझ नहीं तो आया। क्या आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं पे ये डिफाइन किया गया है कि इससे बड़ी ये लिमिट नहीं ले सकता? पता है? नो सर। नहीं पता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इंटीजर की किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंटीजर की लिमिट कितनी है, यही कह रहे हैं ना। तो इंटीजर की कितनी लिमिट sir. होगी, तो इसका मतलब ये लिमिट जो है, ये लिमिट्स के नाम से ही कोई Yes, हेडर sir. फाइल बनी होगी जिसमें इंटीजर का साइज रखा गया होगा। नो लेट्स चेक दिस। अब हम यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड, लेट अस ट्राई दिस एंड वी विल नेम इट एज limits.h। यूज़ किया आपने अभी से पहले? नहीं नो सर। जी, इसके बारे में बहुत कम यूथ स्टूडेंट्स ही जानते हैं। तो अब हेल्प में जाते हैं No, सर्च sir. अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट इस हेडर फाइल के अंदर दिख रही होगी। इसमें से आपको एक दिख रहा होगा int_max लिख रहा है और एक लिखा है int_min। जब आपके पास कोई भी करेक्टर वेरिएबल्स कैपिटल लेटर्स में Yes. डिफाइंड होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जब कोई वेरिएबल आप कैपिटल लेटर्स में डिफाइन कर रहे हो तो उसका Sir, जनरल मतलब होता है कि वो एक कांस्टेंट बनाया जा रहा है। तो आपने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है कभी भी लाइफ में, तो जब भी कभी कांस्टेंट डिक्लेयर करोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जब वेरिएबल लिखोगे तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस हेडर फाइल के अंदर ये इंट मैक्स लिखा गया है, ये कैपिटल में जो लिखा गया है, ये बेसिकली क्या है? एक दिस इज ए Constant. कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हमने हेडर फाइल लिख दी है, तो इसका मतलब है मैं इस इंट मैक्स सर को डाटा टाइप को लिखेंगे कि वेरिएबल का? सॉरी, Constant. आइडेंटिफायर को सर लिखेंगे? डाटा टाइप को Identifier, लिखेंगे तो कि हमने क्या लिखा हुआ वेरिएबल कि का, int सॉरी underscore आइडेंटिफायर max। को क्योंकि लिखिए मैंने कैपिटल। limits.h यूज़ की है तो ये int_max इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा भी बन चुका है। तो अब इसमें देखना चाहता हूँ कि मैं int_max की वैल्यू है क्या। सो आई विल टाइप int_max एंड आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ int_max। सो व्हेन वी रन दिस, so what is the value of int_max? 32767. And that is the biggest value integer can store। ठीक है, तो ये कहाँ से 32767 कंट्रोल हो रहा है? limits.h फाइल से स्टोर कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर हम लिखते हैं min int_min and we run this program, so what is the smallest value it can store? -32768। यहाँ Okay, तक sir. कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर हुआ? नो सर। ठीक है, ये बुक्स में सर रेंज भी होती है? Okay, sir. हाँ जी। मतलब 8_ रेंज नहीं No, नहीं, sir. मतलब it is सर min- रेंज भी min होती and है, max। मतलब So min and max 8_ define the रेंज, range। जी कमल, आप भी कुछ बोल मतलब रहे हैं? पूरा डिस्प्ले करे। सर अब ये जैसा हम बताई रेंज हमारी जो हाँ जी। नेगेटिव और पॉजिटिव, सर Right. अब सर ये जैसा हम बताई रेंज हमारी नेगेटिव और बिल्कुल, मैं पॉजिटिव, ये क्वेश्चन पर सर आपसे कहीं ये थोड़ा क्वेश्चन हम आपसे समझ सुनना से चाहता था। इससे ज्यादा अब बड़ी देखो, करनी चाहिए अगर मेरे पास मतलब इंटीजर की रेंज है -32768 टू 32767। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया उन्होंने कि अगर हम लिखते हैं इंट नम और मैं वैल्यू डाल दूँ इसके अंदर 50,000 तो प्रोग्राम में क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं इस वक्त प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगा? ओवरफ्लो हो जाएगी सर। हाँ, ओवरफ्लो हो जाएगी, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा? ओवरफ्लो हो जाएगी सर। अब हम इसको जनरली क्या कह रहे हैं? हाँ, इसको हम जनरली गार्बेज वैल्यू कह देते हैं, लेकिन गार्बेज वैल्यू होती है Garbage इनप्रेडिक्टेबल value। वैल्यू, है ना? अगर मैं सही हूँ तो मतलब ऐसी वैल्यू जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी उठा के आ सकते। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या कि अब आउटपुट क्या आने वाली है? कर सकते कैलकुलेट। क्या बता सकते हैं आउटपुट Yes. क्या आएगी? क्योंकि मैं नहीं, उसकी sir. उसकी रेंज से बाहर चला गया हूँ। अब जब इस तरह से प्रोग्रामिंग में होता है, आप उसकी नहीं, रेंज sir. से बाहर बात कर रहे हो क्योंकि उसकी मैक्सिमम नंबर स्टोरेज कैपेबिलिटी है 32767। तो प्रोग्रामिंग आपको एडजस्ट करने की कोशिश करती है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उसको स्टोर करने की कोशिश करती है। तो वो आपके वेरिएबल को अब नेगेटिव साइड स्टोर करने की कोशिश करेगी। पॉजिटिव साइड क्या था? 32767। इससे एक स्टेप आगे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा, दैट इज़ आउटपुट में आएगा -32768। डू यू वांट टू चेक इट? सो लेट्स चेक दिस। सो व्हाट इज़ द आउटपुट?
-3276 बिकॉज इट्स ट्राइंग टू एडजस्ट योर वैल्यू। अब आपने यहाँ पे लिख दिया 9, माइनस तो अब क्या होगा? -32768 -32768 से पीछे कौन सी वैल्यू होगी? -32767। तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा अब? -32767। इट्स ट्राइंग टू एडजस्ट इन बिटवीन द रेंज। सो इफ आई एम ट्राइंग टू रन दिस, सो द आउटपुट इज -3276। सर पर ये नेगेटिव ही क्यों शो कर रहा है सर? Because- तो ये ओके सर, पर ये नेगेटिव ही क्यों शो कर रहा है सर? 3277 से ऊपर वहाँ को पे तो support कर ही नहीं ये सकता। पॉजिटिव रेंज में भी आ गया। तो इसलिए नेगेटिव जब भी कोई आउटपुट आती है, पहला रीज़न उसका ये होता है कि या तो आपकी वैल्यू वहाँ पे ओवरफ्लो हुई है या वैल्यू अंडरफ्लो हुई है। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ? आपने गिवन रेंज से ऊपर वैल्यू देने की कोशिश की। और अंडरफ्लो का मतलब क्या हुआ? आपने वेरिएबल में कुछ दिया नहीं और यू वांट टू प्रिंट इट। फॉर एग्जांपल मैंने इंट नम लिखा एंड आई वांट टू प्रिंट इट, दिस इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। खाली बीकर से पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो आउटपुट में एरर आ जाएगा, यानी कि अनडिज़ायरेबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके सर। समझ रहे हो? तो इट्स ट्राइंग टू एडजस्ट यू इन बिटवीन द प्रोग्राम। समझ ओके रहे हो? सर। तो आपको उसी रेंज के अंदर घुमाता रहेगा वो। अब कमल का ये क्वेश्चन था कि अगर इसकी बड़ी रेंज में जाना हो तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी बड़ी रेंज में जाने के लिए उसने क्या कहा? उसने कहा इससे बड़ी रेंज में जाना है तो नेगेटिव वालों को पॉजिटिव साइड यूज़ कर लो, यानी कि अपनी मेमोरी लोकेशंस बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव लोकेशंस को ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर को हम बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव मान लेते हैं। तो 32768 और 32767 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इन टोटल नंबर आएगा वो आएगा 65535। अब क्योंकि हमने इसको ये कहा कि हमने नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव माना है, तो इस तरह के इंटीजर को अनसाइंड इंट कहा जाता है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं बुक में, इसका नाम लिखा जाता है Yes, sir. अनसाइंड इंट। तो अब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 to 655। यस सर। दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपकी ये लोकेशन बनेगी। तो अगर मैं अनसाइंड इंट के अंदर इस वेरिएबल को डालूँ 65535, तो मुझे यहाँ पे इसके आगे लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट, और जब प्रिंटिंग करूँगा तो %u लगाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर अनसाइंड इंट, एंड व्हेन वी रन दिस वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 65535 करेक्टली। ठीक है। अब अगर आप बोलोगे 65535 से ऊपर जाऊँ तो क्या होगा? तो अगर मैं 65536 भर दूँ तो कहाँ लेके जाएगा अब आपको ये? यस सर सर। 655 अब मैंने 65536 भर दिया, तो अब ये आपको सर आउटपुट में क्या देगा? क्योंकि 65536 65535 लास्ट लोकेशन है, तो कहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा? ज़ीरो वाली साइड, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? ज़ीरो से। तो अब आपको 0 to 6 दूसरी तरफ से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। कर रहा है ना? क्या 0 आउटपुट to में दे दिया उसने? ज़ीरो। 0 समझ आ गया ये कहाँ? मतलब प्रोग्रामिंग Yes, में sir. ये बहुत अच्छा एक गेम है, 0। जिसको आप अगर समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें Yes, sir. क्लैरिफाई होंगी, क्योंकि ये क्वेरीज हम कभी क्लैरिफाई नहीं कर पाते, हमारी बुक्स में इतना डेप्थ में नहीं होता है। कोई भी बुक आप फॉलो करोगे उसकी डेप्थ में नहीं होगा, कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखोगे तो उनकी डेप्थ में भी नहीं होगा। ये आपको अपनी रिसर्च से ही निकालना पड़ेगा। और जब आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स इतनी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो आप फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में फंसते नहीं हो, और प्रोग्रामिंग एक स्मूथ प्रोग्रामिंग बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी हाँ है। जी सर। कल हम करेंगे इसकी नेक्स्ट डाटा टाइप्स के बारे में, यानी कि अब हम देखेंगे कि अगर हाँ जी इससे सर। भी बड़ा नंबर सेव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे भी बड़ा नंबर सेव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, और बाकी डाटा टाइप्स क्या कैसे कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आज आई थिंक आज के लिए काफ़ी है।